इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में 15 पार्ट नंबर 15 में बताया गया है। आर्टिकल 324 से 329 इलेक्शन कमीशन के लिए है। 324 आर्टिकल में दर्शाया गया है कि सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए जो कंट्रोल करेंगी इलेक्शन को वो इलेक्शन कमीशन होंगे। दोनों की आर्टिकल 324 में दर्शाया गया है, लोकसभा के लिए एवं विधानसभा के लिए। 325 में बताया गया है कि कोई भी इलेक्टोरल रोल जो होगा वो अलग नहीं होगा, कोई भी सेपरेट इलेक्टोरल रोल नहीं होगा बेस्ड ऑन किसी के धर्म पे, किसी की रेस पे, किसी की कास्ट पे, किसी की सेक्स पे। ये आर्टिकल इसलिए डाला गया है क्योंकि हिस्ट्री में मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म आए थे 1909 में, जो कि मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरल रोल आए थे, जिसके कारण इस आर्टिकल को ऐड किया गया। आर्टिकल 326 में दर्शाया गया है जो इलेक्शन होता है हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा और विधानसभा, वो एडल्ट सफरेज के बेस पे होगा। मतलब जो 18 वर्ष से उम्र जिनकी अधिक है वो इलेक्शन में भाग ले सकती हैं। 327 आर्टिकल पावर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें दर्शाया गया है पावर होती है पार्लियामेंट की टू मेक प्रोविजन, रूल्स बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जो किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट की जाएंगी उसको बनाने के लिए पार्लियामेंट को पावर है कि वो रूल बना सकती हैं किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। ऑल्सो इन आर्टिकल 328 ये पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा को भी दी जाती है टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ सच लेजिस्लेचर, वो भी बना सकती हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो किसी भी विधानसभा स्टेट की अलग से प्रोविजन नहीं है फिलहाल। 329 में बताया गया है पार्ट टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट, इसमें 329 आर्टिकल में कोर्ट को इलेक्शन के काम में बीच में नहीं आना है, वो बार रोकता है कोर्ट को इलेक्शन के मैटर में आने से। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो राइट टू वोट है क्या वो फंडामेंटल ड्यूटी है? ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बात सही है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो 6 वर्ष वो मैक्सिमम काम कर सकते हैं ऑफिस में, या फिर उनकी उम्र 65 वर्ष तक वो ऑफिस में काम कर सकती हैं। दिस इज ऑल्सो सेम फॉर इलेक्शन कमीशन। इनकी जो रीअपॉइंटमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, एंड इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड date of election, provide symbol to political party. This is a little bit about election commission. If you want any other topic, you can write down in the comment box. I will try to make a video. Thank you for watching this video. Hello guys, in this video we will learn about some important Mughal emperor. कुछ important Mughal emperor जो थे और उनका क्या सीक्वेंस था इस ट्रिक में हम जानेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा। सो फर्स्ट कैसे आप इसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट राइट डाउन BHAJL, सो मैं इसे बता देता हूँ। बी से जो मुगल एम्परर के फाउंडर हैं बाबर, सेकंड हुमायूं, ए से
अकबर, आप इसे इन तीनों को अलग करके स्पेस डाल देना और फिर इन JSA, BHA JSA ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। जैसे जहांगीर, SC शाहजहां, और A से औरंगजेब। आप इसे लर्न कर सकते हैं BHAJSA। B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर जैसे जहांगीर, S से शाहजहां एंड A से औरंगजेब। आप इसे लर्न कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो जैसे कि बाबर जो हैं वो फाउंडर हैं मुगल एम्परर के, और जो हुमायूं हैं उनके बारे में एक युद्ध होता है, उसको बारे में मैं बता देता हूँ। 1539 एक युद्ध होता है जिसके बाद यहाँ पे एक बार शेर सूर शाह आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रख सकते हैं आप। जो ए से अकबर हैं उनके बारे में, ये एक सेकुलर थे, सभी धर्म को मानते थे, और काफ़ी अदर इंफॉर्मेशन भी आपको अकबर के बारे में होंगी। जैसे जहांगीर, जिनके टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दिया गया था कि इनके टाइम पे आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, और ये एक प्राइवेट कंपनी थी। और जैसे एस से जो है वो शाहजहां है, तो जो शाहजहां है उनके बारे में आप जानते हो, वो ताजमहल के लिए काफ़ी फेमस है। सो उसका ये फैक्ट है। और औरंगजेब के लिए अगर माने तो ये लास्ट जो स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर थी वो यही थे। एंड ये काफ़ी कट्टर मुस्लिम होते थे उस दौरान। सो इनके जो भी पॉलिसीज़ होती थी वो अगेंस्ट होती थी नॉन मुस्लिम्स के। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसे आप याद रख सकते हो। और जो BHAJSA, इसको आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। Thank you for watching this video and giving your time. Meet you with the new trick. Thank you. हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैं उन टॉपिक्स की जो कि आपसे बेहद एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं जो सबसे इजीएस्ट होते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप इजी क्वेश्चंस को गलत ना करें, बिकॉज अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपके चांसेस बेहद नील हो जाते हैं किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आप कोई भी इजी क्वेश्चन को गलत ना करें और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएं। जो नोट्स होंगे वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्यूटर के कुछ नोट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं इन पे और हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस आने चाहिए। इतनी बेसिक नॉलेज हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आप इस वीडियो में अपने टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे। ये काफ़ी बेसिक है, ये आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले, अगर आप कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्ज़ाम में है तो। लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। कंप्यूटर के आपको इस एग्जाम में 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और जो फर्स्ट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अबेकस। अबेकस एक फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस है, फर्स्ट कंप्यूटर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें हम एडिशन कर सकते थे और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ये चाइना ने बनाया था। ये फर्स्ट जो कंप्यूटर है वो अबेकस है, बट याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये जो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं और उन्हें माना इसलिए जाता है कि जो उन्होंने डिवाइड किया था एनालिटिकल इंजन को इनपुट में, आउटपुट में एंड मेमोरी, सीपीयू, जिसे आज भी हम फॉलो करते हैं। तो इसी के कारण
उन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। उनका जन्म 1792 में हुआ था और डेथ 1871 में हुई थी। जो इनैक ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखें। और ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। ओके, और जो फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था वो यूनिवैक था। ये काफी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था। जो यूनिवैक है वो फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था और इसमें UNIV ये यूनिवर्सल यहां से है एंड A ऑटोमेटिक एंड C कंप्यूटर यहां से ये वर्ड्स को उठाए हुए हैं। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो 1969 में बनाया गया था आफ्टर द 100 इयर्स ऑफ महात्मा गांधी बर्थ। आपको याद होगा 1869 में महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था और 100 इयर्स लेटर माइक्रो प्रोसेसर बना था जो कि फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल प्रोसेसर है। इंटेल ने बनाया 4004, 4 चिप्स यूज हुई MCS4। अगर आपको याद रहे तो याद रख लेना, बट इंटेल 4004 इज इंपोर्टेंट टू यू। इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना है। ऐसे ही मॉडर्न कंप्यूटर जो आज हम यूज कर रहे हैं उसके जो फादर हैं वो एलन ट्यूरिंग हैं। आप इसे भी इंपॉर्टेंट रखें, याद रखें इसे भी। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है, काफी टाइम पूछा जाता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। मोस्टली इनमें नीडल आपको देखने को मिलती है। आपने देखा होगा वोल्टेज होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, स्पीडोमीटर होता है। तो इसमें एक आपको डिजिटल फॉर्म नहीं मिलती है, मतलब जो एक्यूरेट क्या रीडिंग है वो हमें नहीं मिलती है देखने को। इसमें हमें नीडल मूव करती हुई दिखती है, तो वही एनालॉग कंप्यूटर की बात है यहाँ पे। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो डेटा को शो करता है बाइनरी फॉर्म में 0 और 1। इससे कोई भी डिजिट बना लेते हैं और वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। और जो माइक्रो कंप्यूटर है वो होते हैं जो कि जो लोग हम यूज करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं और इसे हम मेनली होम में यूज करते हैं। सिंपल फंक्शन करता है गेम्स में, इंटरनेट सर्फिंग में, तो इन कामों के लिए हम यूज करते हैं। आप याद रखिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, बट दे कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लार्ज कंप्यूटर। जो बड़े कंप्यूटर के फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो आप मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मिड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस, उसमें भी मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और जो बिजनेस में बड़े होते हैं वो तो बिजनेस अगर लार्ज कंप्यूटर पे ही बेस्ड होता है मेनली। अगर किसी कंप्यूटर को हम यूज कर रहे होते हैं तो वो मेनली बिजनेस के लिए लार्ज कंप्यूटर का यूज करते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर ये होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, याद रखिएगा। ये एक्सपेंसिव है, काफी अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है, बहुत अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ता है इसके लिए। और इसका लार्ज साइज कंप्यूटर माना जाता है। कैन वर्क हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, एक साथ लगभग 100 कंप्यूटर से भी ज्यादा आप कनेक्ट कर पाते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। और इंडिया ने लॉन्च किया था मिहिर, जो कि किसके लिए था? वेदर फोरकास्टिंग के लिए। वेदर फोरकास्टिंग मतलब अपने वेदर, आप जानते हो वेदर एंड क्लाइमेट दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, बट मेनली आप यहाँ पे वेदर है, याद रखिएगा। वेदर डे बाय डे चेंज होता है, क्लाइमेट काफी लॉन्ग पीरियड तक सेम रहता है। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है ये कुछ टेबल है जो कि फर्स्ट या फिर फास्टेस्ट के बारे में है। ये काफी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे CDC 6600, याद रखिएगा इस नेम को आप। और जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो सुमित बाई USA है
एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है, वो परम 8000 है। 8000 वर्ड कई बार नहीं भी देते हैं, बट परम आपको याद रखना है। जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, वो प्रत्यूष है। आप इसे याद रखें, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये टेबल काफ़ी टाइम रिपीट होती है, आप इसे इम्पोर्टेंट रखें। जो अभी कुछ टॉपिक में इसमें बेसिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे कि जो हार्डवेयर क्या होते हैं जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कैमरा है, उस पर हम टैप करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है, तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक सॉफ्टवेयर से वर्क करता है। और डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसे हम डेटा बोलते हैं। जो यूजर होता है, जो उसे जो उस चीज़, जो भी चीज़ है उसको यूज़ कर रहा होता है, उसे हम यूजर मानते हैं। जो मदरबोर्ड है, वो किस किस को चीज़ को रखता है अपने पास, तो उसमें सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको बायोस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मदरबोर्ड में देखने को मिलती हैं। इसे याद रखना, सीपीयू, रैम, रोम एंड बायोस। ओके। जो सीपीयू है वो अपनी काफ़ी टाइम सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे एएलयू हो गया, मेमोरी हो गया, और कंट्रोल यूनिट हो गया। सो एएलयू है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो कि मैथ के जो फंक्शंस होते हैं उसे परफॉर्म करने के लिए काम आता है। और मेमोरी की अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो रैम और रोम होती है, और जो सेकेंडरी होती है ना, जो भी हम पेन ड्राइव लगाते हैं, मतलब एक्सटर्नली कोई भी स्टोरेज की डिवाइस हम अटैच कर रहे हैं हमारे पीसी के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो उसे हम सेकेंडरी डिवाइस मानते हैं। तो जो सेकेंडरी डिवाइस है, जो प्राइमरी डिवाइस है, रैम और रोम, वो कई बार हम स्विच ऑफ करते हैं तो उसके कारण उसका डेटा लॉस हो जाता है। और जो रैम की फुल फॉर्म में भी आपको याद होगी, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम की रीड ओनली मेमोरी है। जो कंट्रोल यूनिट है वो डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, एक्टिवेटेड रिक्वायर्ड एक्शन, और जो भी एक्शन उसे चाहिए उसे परफॉर्म करता है। तो ये एएलयू है, ये मेमोरी है, एंड ये कंट्रोल यूनिट है। एएलयू आपको मैंने बता दिया कि जो मैथ्स के फंक्शन करता है वो एएलयू में होता है। मेमोरी आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी जानते हैं, उसके बारे में है ये चीज़ें। एंड कंट्रोल यूनिट, जो भी प्रोग्रामिंग है उसको एक्सेस करना, जो भी परफॉर्म करना है, वो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। और ये रैम की फुल फॉर्म है, और ये रोम की फुल फॉर्म है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक। नेक्स्ट चीज़ जो आप काफ़ी टाइम एग्जाम में देखे होंगे कि कई बार इन एब्रीविएशन का यूज़ किया जाता है, और वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो रोम का ही लास्ट है, बस सीडी रोम लगाया हुआ है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी होता है, इसमें 17 GB तक की आपको स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है। ब्लू रे डिस्क होता है, 25 GB आपको प्रोवाइड किया जाता है सिंगल लेयर। अगर ये डबल लेयर हो गए तो 2 टाइम हो जाएगा, 50 GB हो जाएगा। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये 3.9 TB आपको प्रोवाइड करता है, टेराबाइट TB को बोलते हैं। और जो फ्लैश ड्राइव है वो पेन ड्राइव होते हैं, वो आप अपनी अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, 8 GB, 16 GB, इस तरीके से। जिप डिस्क काफ़ी कम मेमोरी स्टोरेज के लिए होते हैं, 250 MB, 100 MB, 750 MB, और ये स्टैंडर्ड है, ये इसी फॉर्म में ही मिलते हैं आपको। मतलब आप 300 नहीं ले सकते हो, आपको 250 ही चाहिएगा, 100 ही चाहिएगा, एंड 750 MB ही मिलेगा। तो नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, जो रैम, रोम और कैचे है, कैश मेमोरी भी बोलते हैं इसे, तो ये सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं। और तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करें, सिलिकॉन वैली इंडिया में कहाँ है? आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो रैम, रोम और कैश मेमोरी जो होती हैं वो सिलिकॉन से बनी होती हैं और सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं। जो कैश मेमोरी है वो बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे हाई स्पीड
मेमोरी कौन सी है, वो कैश मेमोरी है। और जो इसका कैश मेमोरी का एग्जाम्पल है वो याद रखिए, रजिस्टर इसका एग्जाम्पल होता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है, जो भी आप सीडी की तरीके से देखते हो, जो भी गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, उसे ऑप्टिकल मेमोरी बोला जाता है। सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे, ये कुछ सेकेंडरी मेमोरी हैं जो कि ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं। जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी होती है। अभी वर्चुअल मेमोरी जो है वो क्लाउड, जैसे हम गूगल पे भी यूज करते हैं, गूगल क्लाउड, जो भी वर्चुअल मेमोरी है कि मतलब जो हमारी ना तो सेकेंडरी है ना ही फर्स्ट प्राइमरी है, और उसके बाद भी हम इंटरनेट पे ही स्टोरेज करते हैं, उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है और उसे क्लाउड के नाम से जाना जाता है। इनपुट एंड आउटपुट जो होता है उसके बारे में मैं बेसिक आपको एक ही इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इनपुट वो चीज होती है जिसके थ्रू आप कुछ प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे कोई माउस है, अगर मैं उसे मूव करता हूँ तो वो इनपुट है, जो एरो है वो स्क्रीन पे आपको मूव होता दिखेगा, तो वो रिजल्ट है। तो जो रिजल्ट हमें मिला वो आउटपुट है, और जो हमने मूव किया माउस को तो वो इनपुट है, और जो रिजल्ट हमें मिला है वो स्क्रीन पे मिला है, तो स्क्रीन जो हुआ वो उसका आउटपुट सोर्स हुआ। जैसे कीबोर्ड पे हमने कुछ वर्ड को टाइप किया और वो हमें स्क्रीन पे दिखाई दिया, तो जो कीबोर्ड पे हमने वर्ड टाइप किया, कीबोर्ड जो हुआ उस पे इनपुट रहा, और जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दिया वो आउटपुट रहा। इसी तरीके से स्कैनर जो होता है, किसी इमेज को हम स्कैन करते हैं, जब हम किसी स्कैनर पे इमेज को रखते हैं और उसे देखते हैं अपने स्क्रीन पर, तो इनपुट हमने कहाँ से दिया, स्कैनर से दिया, और जब आउटपुट हमें मिला है वो डेस्कटॉप या फिर मॉनिटर से मिला है, जो भी स्क्रीन हम यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ये इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस साइड मैंने आउटपुट डिवाइस लिखी हुई है और एक साइड मैंने इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको कीबोर्ड बताया, माउस बताया, जॉयस्टिक आप याद रखिए कि पहले इसे गेमिंग में यूज किया जाता था, और आपने नोकिया का 6600 मोबाइल फोन आप सर्च कर लेना, नोकिया का 6600 जो मोबाइल फोन का जो मॉडल था उसमें जॉयस्टिक आता था, उसे मूव कर सकते थे हम। तो वो एक इनपुट डिवाइस होता है, और जो ट्रैक बॉल होता है जो कि लैपटॉप में माउस की तरह दिखता है, तो वो भी आपका एक इनपुट ही है। जो स्कैनर है वो भी इनपुट है। बारकोड रीडर जो स्कैन करता है वो भी एक स्कैनर का टाइप ही है, बारकोड रीडर, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। और जितने भी ऑल रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो ये रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब ये स्कैन करते हैं, तो आगे आपको स्क्रीन पे रिजल्ट मिलता है, तो उन्हें आउटपुट बोला जाता है। जैसे हमने कीबोर्ड का किया तो मॉनिटर पे मिला, माउस का किया तो भी मॉनिटर पे मिला, जॉयस्टिक का किया वो भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, और जो ट्रैक बॉल हम यूज करते हैं, जो लैपटॉप का माउस है, वो भी हमें डिस्प्ले पे दिखाता है, और बारकोड भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ द में आपको स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइस मिलेगा। जो टच स्क्रीन होता है वो इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। जहां पे आप टच करते हो वो इनपुट हो गया, और उसे ओपन होके वो रिजल्ट शो कर रहा है वो आउटपुट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट टच स्क्रीन होता है। जो माइक्रोफोन होता है जिसके अंदर से आवाज आ रही है, जैसे अभी मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ तो मेरी आवाज इनपुट जा रही है, और आप जब इसे इसी तरीके से जो माइक्रोफोन होते हैं वो आपको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और जो स्पीकर होता है वो आउटपुट देता है आपको। जो वेबकैम है जिससे आप वीडियो कॉल करते हैं वो इनपुट होता है, और जो स्क्रीन पे दिखाई देता है वो आउटपुट होता है। जो लाइट पेन या फिर आजकल पेन टैब भी चल रहा है, तो वो भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिसे आप ऑनलाइन टीचिंग में यूज करते हैं, वो इनपुट डिवाइस है। और जो स्क्रीन पे हमारे दिखाई देता है वो आउटपुट होता है। कुछ चीजें जैसे प्रोजेक्टर है वो आउटपुट होता है, क्योंकि उसमें रेज निकल रही होती है किसी सोर्स से, तो वो एक आउटपुट है। और जो पेन टैब है वो एक इनपुट डिवाइस है।
ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये काफी बार एग्जाम में आप देख सकते हैं कि पहचानना बोलते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा नहीं है। आपने लाइनेक्स सुना होगा, उबंटू सुना होगा, विंडोज आपने सुना होगा, आईओएस सुना होगा, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मैकिंटॉश भी होता है, एंड्रॉयड भी होता है, ब्लैकबेरी भी होता है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो बूटिंग और फ्रेमवेयर, इनकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। जो बूटिंग होता है उसमें जब कंप्यूटर एकदम से स्टार्ट करते हैं, हम रन करते हैं, और जो उसको लोड करना होता है इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को, उसे बूटिंग बोला जाता है। ओके। और जो फ्रेमवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं हार्डवेयर के, जो कि अपडेट होने होते हैं। ये अपडेट इसलिए होते हैं कि जो भी हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर जिसे बोला जाता है, तो वो भी एक प्रोग्राम ही है कि हम उसे यूज कर पाएंगे। अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको उसके ऊपर वर्क कर पाएगा। आप इसे याद रखिए, मेनली इसे याद रखिए, बूटिंग इंपॉर्टेंट होता है कि बूटिंग में क्या होता है। उसमें इंफॉर्मेशन जो लोड होता है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन लोड होती है। ओके, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने दे, जो मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंटरेक्ट करवाता है। और इसके बीच में भी कुछ होता है, वो आपके काम का है नहीं। सॉफ्टवेयर वैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि प्रोग्राम लिखा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप क्लिक करेंगे अगर कोई स्क्रीन पे कैमरा का, जो आप क्लिक करते हो तो कैमरा ओपन हो जाता है, तो वो एक प्रोग्रामिंग है और उसके थ्रू वो ओपन होता है। तो प्रोग्रामिंग होता है ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर को समझ आती है, जो मशीन को समझ आती है, उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये डिफिकल्ट होती है हमारे लर्निंग के लिए, और इसे हम बाइनरी फॉर्म में देखते हैं, 0 और 1। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इजिली लर्न हो जाती है इंसान की। तो इजी टू लर्न जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे कि बेसिक सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल, प्रोलॉग। इसके एग्जांपल्स आप याद रखें। जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं कि उनके फादर कौन है, इन्वेंटर कौन है, किसने डिजाइन किया, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सी, सी प्लस प्लस, डेनिस रिच ने, जो इनके फादर हैं, मतलब इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। जावा, जेम्स गोसलिंग और उसकी टीम। जावास्क्रिप्ट, ब्रेंडन। और पीएचपी, रोसमस। पाइथन, गुडो वैन रोशम। एचटीएमएल काफी इंपॉर्टेंट है, टीम बर्नर-ली ने इसे इन्वेंट किया था। इसे याद रख सकते हैं आप ब्रेट ली के नाम से। एचटीएमएल काफी इंपॉर्टेंट है। .NET C हैशटैग, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, पर्ल, लैरी वॉल एंड रूबी, युकिहिरो मात्सुमोटो। ये शायद कोई जापान से बिलोंग करते होंगे। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। आप सी प्लस प्लस, जावा एंड एचटीएमएल को इम्पोर्टेंट में रखें, इन्हें पक्का याद रखें। ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और ये काफी बेसिक क्वेश्चन होता है जो किसी भी एग्जाम का हो सकता है। आपको ये एटलीस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, जो डीबगर क्या होता है एंड स्पूलिंग क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। जो कि डीबगर, आपको आपने सोर्स कोडिंग देखी होगी, और उसके अंदर जो सोर्स कोड होता है उसके अंदर कई बार एरर होते हैं, उनको हमें सही करना होता है। तो जो लोकेशन हमें बताता है कि कहाँ पे कोई एरर है, उसे डिबगर बोला जाता है। इसे आप इम्पोर्टेंट याद रखिए, ये भी काफी बार डेफिनेशन के थ्रू पूछा जाता है एग्जाम्स में। स्पूलिंग जो है वो टेम्पररी स्टोरेज होता है डेटा का, जिसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे अभी कोई फंक्शन कैमरा के लिए चल रहा है, उसके बाद मान लो कुछ और फंक्शन चलना है, तो वो टेम्पररी स्टोरेज करके रखता है कि कौन सा नेक्स्ट काम होना है, तो उसे स्पूलिंग बोला जाता है। जो मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स हैं उनको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ।
बाइनरी डिजिट्स में 0 और 1 होती है, जिसे बिट के नाम से जाना जाता है, और जब 4 बिट हो जाती हैं तो उसे निबल बोला जाता है। और अगर वो 8 बिट्स होती हैं तो उसे एक बाइट बोला जाता है। तो अगर 2 निबल हुआ तो एक बाइट भी बना। 8 बिट एक बाइट होती है, और उसी तरीके से 2 निबल एक बाइट होता है। बाइट से बड़ी यूनिट होती है केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटोबाइट। सो ये आप याद रखिए, सबसे बड़ी योटोबाइट है। जेड से जो एक्स से वाई से जो स्टार्ट होता है वो सबसे बड़ी है, देन जेटाबाइट है उससे, और यहाँ तक तो सभी को याद ही होता है, गीगाबाइट तक। तो फिर होता है टेराबाइट, पेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ओके, लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, बट ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट ऑफ द में नहीं पूछा जाता है। जो एंड का अर्थ होता है इनमें वो मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। सो इस तरीके से बाइनरी फॉर्म होती है। और जो और होता है उसका मतलब होता है ऐड होना। तो 0 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2 इसलिए नहीं होता क्योंकि बाइनरी फॉर्म में होता है, इसमें जो भी आंसर आएगा क्या तो 0 होगा क्या 1 होगा। सो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। सो ये कुछ लॉजिक गेट्स थे। अब मैं कुछ शॉर्टकट कीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये काफी टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो बेसिक हैं। अगर आपको ये आती हैं तो आपका इजी वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट गलत नहीं होगा, और काफी टाइम में पूछी भी जा चुकी हैं। आपको बहुत बेसिक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है ये, जो कंट्रोल प्लस सी है कॉपी के नाम से आप जानते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट मोस्ट कॉमन है, आप जानते हैं इसे। ये हाइपरलिंक होता है, जैसे आप कोई वर्ड है, अगर गूगल है और वो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, मेनली ऐसा ही होता है कि कोई कलर में दिखता है और फिर उस पर आप क्लिक करते हो तो एक वेबसाइट खुल जाता है, लिंक खुल जाता है, तो उसे आप हाइपरलिंक बोलते हैं। वो कंट्रोल प्लस के से जनरेट किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए होता है, F2 होता है वो रिनेम करने के लिए होता है फाइल में, MS ऑफिस में। शिफ्ट प्लस F7 थिस्टर्स होता है, मुझे इसे प्रोनाउंस नहीं करना था, बट इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ग्रामेटिकल आपको चीजें बता दी जाती हैं, कि मतलब इस वर्ड से अदर सिनोनिम्स बता दिए जाते हैं, और ये मेनली ग्रामेटिकल के लिए होता है। तो आप इसे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, F7 जो होती है वो स्पेलिंग चेक के लिए होता है, और जो कंट्रोल प्लस एक्स होता है वो कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस F होता है वो फाइंड बॉक्स के लिए होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ इजी है और जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। F2 पर वो एडिट एक्टिव सेल के लिए काम करने के लिए होता है, जिसपे आप जो सेल ओपन है उसे एडिट करने के लिए F2 का यूज करेंगे। C1 क्रिएट पाइवोट चार्ट के लिए, और F9 कैलकुलेट वर्कशीट के लिए। तो आप इन तीनों को भी याद करिए, एक्सेल में ऐसा होता है। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। Alt प्लस F10 मैक्सिमाइज विंडो, Alt S और B स्टार्ट स्लाइड शो, Alt F और X क्लोज पावर पॉइंट, Alt प्लस Q जो सर्च के लिए होता है, Alt प्लस W इज व्यू टैब, ये देखने के लिए होता है। आपको इनकी वर्डिंग का मतलब समझ आ रहा होगा, और ये आपको याद करने होंगे। इस तरीके से आप इसे याद कीजिए, ये काफी बेसिक है और अप्रोक्स हर बच्चे को आते हैं, तो एटलीस्ट आपके जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे इसके थ्रू। सो मैं कुछ एक्सटेंशन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। APK आपने बहुत बार सुना होगा, एंड्रॉइड पैकेज फाइल इसकी फुल फॉर्म होता है। सो ये जो भी आप ऐप यूज करते हैं, शेयरिट या फिर अदर चीजें, अगर आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप APK स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इन्हें। काफी टाइप के स्टोर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, TXT है, और ये जो है WPS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है। XLR जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्क और स्प्रेडशीट के लिए होता है। ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। XLS जो है एक्सेल फाइल माइक्रोसॉफ्ट के लिए है। XLS एक्सेल जो है वो एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट के लिए है।
जो पीपीटी होता है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, इसे भी आप याद रखिए। और डॉट टार जो होता है वो लाइनेक्स के लिए है। पीएनजी होता है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेजेस के लिए होता है। ये भी जिफ है जो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। और जेपीजी और जेपीईजी आपने काफी बार सुना होगा, इमेज के लिए होते हैं। जो एमपीजी एमपीईजी होते हैं वो वीडियो के लिए होता है, तो आप इसे भी याद रखिए। एफएलबी एडोब फ्लैश वीडियो फाइल होती है। और पीडीएफ आपने काफी बार पढ़ी होगी, तो वो पीडीएफ फाइल्स के लिए होता है। लैन एंड वैन, इनकी जो फुल फॉर्म है उसे याद रखिए, वायरलेस लार्ज एरिया नेटवर्क। सो काफ़ी टाइम लोगों को डाउट होता है कि ये वायरलेस होता है या फिर वाइड होता है। एक्चुअली अगर आप दोनों को जानते हैं तो इजी हो जाता है। एक होता है लोकल एंड एक होता है वाइड। सो जो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ये जो वैन होता है उसमें हम वायरलेस यूज करते हैं कि विदाउट वायर के हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो लार्ज एरिया तक स्प्रेड कर सकते हैं हम। और जो लैन होता है वो मेनली इथरनेट हम यूज करते हैं, कि केबल होती है। आपने अगर कभी बीएसएनएल के इंटरनेट का यूज किया हो तो वहाँ पे आप इथरनेट भी यूज करते हो, कि अपना लैपटॉप के डिवाइस के साथ केबल को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के लिए। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स जो होते हैं, डाटा ट्रांसमिशन मोड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है मेनली, बट काफी सिंपल है इसलिए बता रहा हूँ। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो होते हैं वो माउस कीबोर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, कि आप एक ही साइड से इनपुट देते हैं। हाफ डुप्लेक्स में होता है जैसे वॉकी टॉकी, कि आप एक की को दबा के रखते हैं जब अपना इनपुट मैसेज देते हैं और फिर उसे रिलीज कर देते हैं, और जो सेकंड बंदा होता है उस तक वो मैसेज पहुंच जाता है। फुल डुप्लेक्स जैसे मोबाइल फोन की, आप एक साथ इनपुट भी दे सकते हो और आउटपुट भी ले सकते हो, तो ऐसा फुल डुप्लेक्स होता है। सो नेक्स्ट वेव्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो मोबाइल फोन हुआ, सैटेलाइट नेटवर्क हुआ, ये कुछ वेव्स के बारे में है। तो माइक्रोवेव जो होता है वो मोबाइल नेटवर्क्स में यूज होता है, तो वो माइक्रोवेव है। और रेडियो का रेडियो वेव होता है। आपको ये काफी बेसिक है, आपको पता होगा। इंफ्रारेड एसी, टीवी रिमोट, और अब जो मोबाइल आ रहे हैं कुछ आईआर ब्लास्टर के नाम से जाने आते हैं, तो वो भी यूज करते हैं कि आप उससे ऑपरेट कर सकते हो ये डिवाइसेस इनके रिमोट की थ्रू, रिमोट की तरह है। ओके, तो उसे इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। ओके, आईआर का भी यही मीन निकलता है, इंफ्रारेड ब्लास्टर। ओके, सो मोडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाती है। सो वो एनालॉग सिग्नल, जो भी सिग्नल्स हमें, मान लो बीएसएनएल ऑफिस से लाइन आई हुई है, केबल के थ्रू जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं वो एनालॉग है, और उसे हम मोडेम पे डालेंगे वो सिग्नल्स, और वो हमें जो भी हम डिवाइसेस कनेक्टेड है वो डिजिटल रिजल्ट्स देगा। तो ये क्या करता है कि एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये होता है मोडेम। सो केबल से एनालॉग आते हैं और ये इसे कन्वर्ट करेगा, और जो हम इंटरनेट यूज करेंगे वो डिजिटल फॉर्म में होगा, कि हमें वो स्क्रीन पे दिखाई देंगी इंफॉर्मेशन। ओके, राउटर, अब जो भी इंटरनेट यहाँ से कनेक्टेड था, अगर हमें उसे स्प्रेड करना है, उसे फैलाना है, तो हम राउटर का यूज करते हैं। और आपने काफी बार ऐड देखी होगी शाओमी के राउटर की, तो वो एक बेसिक एग्जांपल है, मैंने ऐसे उठा लिया। ओके, जो ब्रिज होता है वो लैन एंड अदर लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, कि एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ब्रिज का यूज होता है। और गेट भी जब हम दो अलग अलग नेटवर्क का यूज करते हैं, लैन और वैन में भी, मैन भी हो सकता है। ओके, जो फायरवॉल होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। ये एक्चुअली आपको हैकिंग से बचाता है, कि आपके साथ कुछ भी चीज गड़बड़ ना हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो अमाउंट का। सो आपकी सिक्योरिटी के लिए ये फीचर ऐड किया जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसे फायरवॉल बोलते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है ये, जो मॉनिटर कंट्रोल करता है। इसमें वो इनकमिंग एंड आउटपुट नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ओके, ये फायरवॉल काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक यही पूछा जाता है, ये होता है क्या, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क, और ये आपको हैकिंग से बचाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम
में इसका यूज है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है, आजकल काफी क्वेश्चंस इस पे देखे जा रहे हैं। इंटरनेट पे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ARPANET जो है, ARPANET, सो जो ARPANET है वो फर्स्ट फुली डेवलप्ड है जो कि इंटरनेट है, जो कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस 1969 में बनाया था। आपको ये टाइम याद होगा कि यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर भी बनाया गया था इसी टाइम पे। ओके, सो ये आपने जो यूएसए है उसने खुद को डिफेंस के लिए तैयार किया था, जो भी कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो जाए उसके लिए उन्होंने ARPANET का यूज किया था, उसे डेवलप किया था। जो www है उसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से हम जानते हैं, ये इसकी एब्रीविएशन है एंड ये फुल फॉर्म है। ओके, वेब ब्राउजर कुछ है जिनमें आपको पूछा जाता है कि कौन सा वेब ब्राउजर है या नहीं है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, योशी ब्राउजर, एप्पल सफारी एंड एक डक डक गो भी, ये भी एक ब्राउजर ही है। आप इन्हें याद रखें, इनमें काफी बार पूछा जाता है कौन सा ब्राउजर है कौन सा नहीं है, काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। HTML की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, एंड HTTP की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको हाइपर तो मिलेगा लेकिन आपको ये वाले वर्ड्स में डिफरेंट मिलेंगे, तो आप याद रखिए यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट होता है, मार्कअप लैंग्वेज एंड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, IPv4 IPv6 ये स्टेबल होता है, एंड IPv6 है ये लेटेस्ट है। URL जो होता है इसकी काफी टाइम आपसे पूछा जा चुका है ये एग्जाम में कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर हैकिंग की एक टर्म है फिशिंग, इसमें साइबर अटैक से रिलेटेड चीज है ये। इसमें आपकी डेटा चुरा लिए जाते हैं, लॉगिन आईडी आपसे थिफ्ट की जाती है, और क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी मतलब अकाउंट से डिटेल है, मतलब जो मनी की चीजें हैं या फिर प्राइवेसी, वो सारी चीजें इसमें चुराई जाती हैं, स्टीलिंग होता है, तो उसे फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग। ओके, कुछ अदर इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ जो काफ़ी टाइम में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसमें डेटा का इम्पोर्टेंस है कि आप इंटरनेट डेटा यूज कर रहे हो, वो ये GPRS होता है। जो HTTP है एंड HTML है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। USB की जो है वो काफ़ी बार रिपीट हुई है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पे सीरियल बस है, याद रखिए, वो सीरीज दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आप याद रखिए सीरियल बस है। जो URL है मैंने पीछे बताया, आप याद रखिए। वाईफाई काफ़ी बार पूछ चुके हैं, वायरलेस फिडिलिटी ये इसकी फुल फॉर्म है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज को, आपसे कई बार सर्च इंजन भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो सर्च इंजन काफी लोगों को नहीं पता है कि कौन से सर्च इंजन होते हैं। जहाँ पे आप सर्च करते हैं उसे मेनली सर्च इंजन के नाम से जानते हैं, तो बिंग भी एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, एंड याहू सर्च इंजन है। सो ये मेनली सर्च इंजन है जो यूज किए जाते हैं। एक बाइदू है, ये चाइना का है, एंड ये चाइना में ही यूज होता है मेनली। तो ये कुछ सर्च इंजन है, आप इन्हें याद रखिए, ये बेसिक सर्च इंजन है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा होता है इन्हें गलत करता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे गलत ना करें, और सबसे बेसिक क्वेश्चन से ही है। अगर कंप्यूटर में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का आ जाता है तो प्लीज आप एटलीस्ट इसे याद रखें ताकि आपके इजी क्वेश्चंस गलत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। और जो भी ये नोट्स हैं अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो PDF फॉर्म में,
तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने अभी आपके साथ एक हाइपर लिंक का कंट्रोल प्लस के वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में आपके साथ डिस्कस किया था, उसे भी आप याद रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम। So if you find this video is helpful to you, please like this video and subscribe this YouTube channel, and I will come with a new video like this, and stay tuned on this YouTube channel. Thank you for watching this video and giving your precious time. Meet you in the next one. हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान एंड इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे हिस्ट्री के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। हम इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक को काफी अच्छे से समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस टॉपिक वेरी क्लियर टू यू। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक नाउ। बैटल ऑफ प्लासी, हैदराबाद एंड बंगाल। जो हैदराबाद और बंगाल की सिचुएशन में आपको पहले बता देना चाहता हूं, जबकि बैटल ऑफ प्लासी का जो संबंध है वो सिर्फ बंगाल से है। अभी मैं आपको उसकी सिचुएशन बताता हूं। निजाम उल मुल्क अशरफ जहान फर्स्ट 1724 के दौरान गवर्नर होते हैं हैदराबाद की। बंगाल के अंदर मुर्शिद कुली खान 1717 में गवर्नर बनाए जाते हैं। 1720 के दौरान मुर्शिद कुली खान अपने आप को ऑटोनॉमी शो करने लग जाते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब है वो अपने को आपको इंडिपेंडेंट शो करने लग जाते हैं। इंडिपेंडेंट का मीन है कि वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो मुगल सल्तनत, जो भी मुगल चाहते हैं उसके अधीन नहीं है, ऑटोनॉमी दिखाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान 1720 से मुर्शिद कुली खान इस टाइम पे ऑटोनॉमी अपीयरेंस देते हैं, जबकि ऐसा करते नहीं हैं, वो लिखित में नहीं देते हैं। उनकी हरकतें कुछ ऐसी थी जिससे ऑटोनॉमी दिखता था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाती हैं कि वो ऐसी चीजें करते थे जिससे मुगल साम्राज्य को कोई आपत्ति ना हो। जैसे फ्राइडे प्रेयर जो की जाती थी वो मुगल साम्राज्य में जो भी मुगल रूलर थे उनके अधीन होती थी, फ्राइडे प्रेयर। सेकंड चीज, रेवेन्यू शेयर। बंगाल में बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था, तो जो रेवेन्यू है वो भी शेयर करते थे मुर्शिद कुली खान, जो भी मुगल एम्परर थे उनके साथ। जो कॉइन्स थे जो कि सेंट्रल इंडिया में उस टाइम पे चल रहे थे, जो भी मुगल के टाइम पे कॉइन चल रहे थे, वही कॉइन मुर्शिद कुली खान बंगाल में चला रहे थे। आगे बात करते हैं कि 1727 के दौरान मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है। जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो अली वर्दी खान होते हैं। अली वर्दी खान आर्मी कमांडेंट होते हैं मुर्शिद कुली खान के। अब उनके दो बच्चे होते हैं, गसीटी बेगम और सिराज उद्दौला। तो सिराज उद्दौला और गसीटी बेगम, मतलब यही है कि अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद किसके हाथ गवर्नर बनेंगे या फिर वो बंगाल को नियंत्रण करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, उससे पहले कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसके जो कि हम कारण कह सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी का। तो 1756 में सिराजुद्दौला को गवर्नर बना दिया जाता है, हेल्प ऑफ जगत सेठ ब्रदर। जगत सेठ ब्रदर वो लोग हैं जो कि मर्चेंट बैंकर हैं, जिनके पास बेहद रुपए है और वो ट्रेडिंग पॉलिसीज में हेल्प करते हैं। सिराजुद्दौला की मदद से जब जगत सेठ ब्रदर की मदद से
सिराजुद्दौला पावर में आते हैं। सिराजुद्दौला अब ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ ब्रदर की जो भी इंफॉर्मेशन थी कि ये कैसे वर्क करते हैं, दोनों एक साथ कैसे आते हैं, वो जान चुके थे। और इसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड पॉलिसी है उसको वो पसंद नहीं करते थे सिराजुद्दौला। इसीलिए उन्होंने एक कदम उठाया कि जो भी फोर्टिफाई होगा, जो भी किला बनाएंगे आप लोग, वो फैक्ट्री के लिए आप किला नहीं बनाएंगे, फोर्टिफाई नहीं कर सकते हैं आप अपनी फैक्ट्रीज को। वो ईस्ट इंडिया कंपनी से यही चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे रिफ्यूज कर दिया। अब सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि मैं आपके साथ इन्फॉर्म करता हूं। ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से हम इस सिचुएशन को जानते हैं। उन्होंने एक काल कोठरी को बंद कर दिया, जिसके कारण कुछ ब्रिटेन के एम्प्लॉय थे जो भी उस कंपनी में काम कर रहे थे, जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वो सफोकेशन के कारण मर गए। इसे हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ ब्रदर, उन्होंने एक मीर जाफर, उसको कन्विंस किया। मीर जाफर कौन होते हैं? सिराजुद्दौला की जो आर्मी कमांडेंट होते हैं वो मीर जाफर होते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ ब्रदर को ये बात पसंद नहीं आती है जो भी ब्लैक होल ट्रेजेडी उन्होंने की थी। तो अब वो कन्विंस करते हैं मीर जाफर को। मीर जाफर कौन होते हैं? मीर जाफर सिराज उद्दौला की आर्मी कमांडेंट होते हैं। उनको अपनी साइड कर लेते हैं। तो अब एक साइड सिचुएशन है ईस्ट इंडिया कंपनी, जगत सेठ ब्रदर्स एंड मीर जाफर। अब इनकी लड़ाई होती है सिराजुद्दौला से 1757 के दौरान। तो सिराजुद्दौला इस लड़ाई में हार जाते हैं क्योंकि मीर कासिम अपनी फोर्स को फॉलो नहीं करते हैं कि आप लड़ाई के लिए जाएं, और इसी के कारण इसे कहा जाता है कि ये लड़ाई विदाउट फॉट, कि मतलब ये लड़ाई लड़ी ही नहीं गई थी। मीर जाफर ने इस लड़ाई को नहीं लड़ा और जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जगत सेठ ब्रदर एंड मीर जाफर एक साइड हो गए थे। बैटल ऑफ प्लासी से कुछ रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। मैं आपको वो रिजल्ट्स आपको बताता हूं। मीर जाफर एक नए रूलर के रूप में जाने जाते हैं। उनसे वार कंपनसेशन मांगा जाता है 3 मिलियन यूरो उनसे कंपनसेशन मांगा जाता है कि जो भी हमने आपके साथ लड़ाई की तो उनमें जो खर्चा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खर्चा मीर जाफर दे। ये वार कंपनसेशन उन्होंने मांगा। 22.5 मिलियन रुपीज, 22.5 मिलियन रुपए 1757 से 1762 के दौरान देने होंगे। ट्रेडिंग उनका टैक्स फ्री रखना होगा और जो ट्रेडिंग मोनोपोली कि कोई और वहां पे व्यापार ना कर सके, ऐसी उन्हें ट्रेडिंग मोनोपोली दी जाए। ये कुछ रिजल्ट्स हैं इस वार के बैटल ऑफ प्लासी के। तो जो ये रिजल्ट्स हैं कि 3 मिलियन यूरोज, 3 लाख यूरो जो दिए जा रहे हैं, उसका ये मतलब है कि प्लंडर हो गया, यहां पे बे ऑफ बंगाल को लूट लिया गया। 22.5 मिलियन रुपए देने हैं एक तो 5 साल में, ट्रेडिंग टैक्स फ्री बनाना है और उन्हें ट्रेडिंग मोनोपोली भी देनी है। तो इससे ये समझ आता है कि मीर जाफर
जो कि नवाब थे उस टाइम के लिए, वो प्लंडर और प्लासी के कारण बन जाते हैं। आगे बात आती है, मीर जाफर रिप्लेस कर दिए जाते हैं जगत सेठ ब्रदर के द्वारा मीर कासिम। अब ये रिप्लेस क्यों की गई, उसका ये कारण है कि मीर जाफर नो ऑल देयर थिंग्स एंड रिफ्यूज टू पे। उन्होंने जो भी प्लंडर ऑफ प्लासी में जो मांगा था वो देने से मना कर दिया, जिसके कारण जगत सेठ ब्रदर्स ने मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया मीर कासिम से। अब मीर कासिम को भी थोड़े टाइम के बाद ये प्लंडर ऑफ प्लासी का बात समझ आती है कि मतलब वो टैक्स फ्री हो रही है, ट्रेडिंग मोनोपोली मिल रहा है, तो उनके पास कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने एक प्लान तैयार किया। मीर कासिम ने एक प्लान तैयार किया कि अवध में उस दौरान सिराजुद्दौला होते थे तो उनको इंक्लूड किया जाए, और सेंट्रल मुगल उस दौरान शाह आलम सेकंड होते थे तो उन दोनों को मिला लिया जाए। तो मीर कासिम अब फिलहाल उनके साथ थे अवध के सिराजुद्दौला एंड सेंट्रल मुगल से शाह आलम सेकंड। ये तीन एक साइड थे एंड अगेंस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो इस युद्ध को कहा जाता है वो बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1764 के दौरान लड़ा गया। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत जाती है, जिसके कारण इन्हें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करना पड़ता है। बात आती है कि वाई अवध एंड सेंट्रल मुगल मीर कासिम के साथ कैसे कन्विंस हो जाते हैं, वो कैसे एक साथ आने को तैयार हो जाते हैं। मीर कासिम अवध को समझाते हैं अभी बंगाल का नंबर है, उसके बाद अवध का नंबर आएगा और इससे सेंट्रल मुगल पर भी असर होगा। इसके कारण शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहां इसलिए जीत जाती है क्योंकि यहां पे इस दौरान रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी के साथ इंडिया में होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन आर्मी की मदद लेती है, जिसके कारण मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम सेकंड हार जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी। हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान एंड मैं आपको इसमें इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। शायद ये आपकी अभी एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं हरियाणा कांस्टेबल में वो काफ़ी अच्छे से काम आएंगी, तो आप इसे एक बार कंप्लीटली देखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिफन लो वो होता है जिसमें जो प्राइस है वो नीचे गिरने के बाद भी डिमांड उसकी गिरती चली जाती है। जैसे कि आपने देखा हो गया पोल्ट्री फार्म में जब कोई मुर्गी होती है वो बीमार हो जाती है, उसमें कोई वायरस आ जाते हैं, तो उनकी जो प्राइस होता है वो गिर जाता है और उनकी डिमांड भी गिर जाती है। प्राइस गिराने के बाद भी डिमांड गिरती है, इसी कारण ये गिफन लो है। ओके, कि उनको कोई नहीं खरीदता है जब ऐसी कंडीशन में होता है। तो सेकंड, वेबलेन लॉ। इसमें वेबलेन में क्या है कि जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा और डिमांड फिर भी इंक्रीज होगी, और ये लग्जरी आइटम्स को देखने को मिलता है। जो लग्जरी आइटम लोग परचेज करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या प्राइस जा रहा है, सो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है जैसे भी प्राइसेस हो, तो उसी के लिए हम वेबलेन लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि नॉन राइवल हो और नॉन एक्सक्लूडेबल हो। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, जब आप खुद यूज कर रहे हो तो कोई उसे यूज नहीं कर सकता है, ये होता है प्राइवेट में। और जबकि पब्लिक में जब आप यूज कर रहे हो कोई और भी यूज कर सकता है, और आपके यूज करने के बाद कोई और उसे यूज कर सकेगा। मतलब कोई स्कूटर है, आप चला रही थी, वो उसके बाद कोई और चला सकता है। आप किसी व्हीकल में
कहीं जा रहे थे, उसके बाद कोई और भी जा सकता है, आपके साथ भी जा सकता है। दिस इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। दिस इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जैसे कि किसी की डिमांड और प्राइस। अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो होंगे, क्या तो आप उन दोनों में से एक ही चीज लेंगे, जैसे क्या तो आप चाय ही पियेंगे, क्या आप कॉफी ही पियेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं पेप्सी का और थम्स अप का। दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है, क्या तो आप थम्स अप ही पियेंगे, क्या आप पेप्सी ही पियेंगे। ये आप दोनों चीजें नहीं लेंगे। सो जब इन चीजों की, एक चीज की अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब चाय के अगर रुपए बढ़ा दिए तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, और अगर कॉफी के रुपए बढ़ा दिए तो चाय की डिमांड बढ़ेगी। दिस इज सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो कि आप अकेले उसे यूज नहीं कर सकते हो, वो दूसरे के साथ ही यूज होता है। जैसे कि अगर आप शूज परचेज कर रहे हो, जब ही आपको पॉलिश की जरूरत होगी, वरना आपको पॉलिश की जरूरत नहीं होगी। तो जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड घट जाएगी, और वो दोनों के केस में देखने को मिलेगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। थोड़ा सा मूव करते हैं नॉर्मल और इंफीरियर प्रोडक्ट्स पे। नॉर्मल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसको अगर जैसे आपकी इनकम बढ़ी, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। नॉर्मल गुड्स में इनकम के साथ डिमांड भी बढ़ेगी, और इंफीरियर गुड में इनकम के साथ डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कुछ लोग जब गरीब होते हैं तो वो कम रुपए वाले चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इनकम जब उनकी बढ़ती है ना, तो वो उसकी जो खराब वाले राइस है उसको तो वो छोड़ देते हैं, जो दूसरा वाला राइस होता है उसको वो अब्जॉर्ब करते हैं या कंज्यूम करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में नॉर्मल गुड होते हैं और इन्फीरियर गुड होते हैं। इन्फीरियर वो गुड होते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी में नहीं है, लेकिन कंडीशन खराब होने के कारण लेने पड़ रहे हैं। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड घट जाएगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक और टॉपिक है एंजल्स लॉ। इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमा रहे थे और उस पर आप 2,000 रुपये खाने पे खर्च कर रहे थे। मान लीजिए ये हुआ आपका 20%। आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है, आप अब उसका 20% फूड के लिए अब्जॉर्ब करें, कंज्यूम करें। मतलब 20,000 रुपये आप खर्चा करें। ये बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा किया नहीं जाता है। तो जो परसेंटेज एरिया है, प्रोपोर्शन एरिया है, वो इक्वल नहीं होता है, वो गिर जाता है। जैसे हम 5,000 में काम चला लेंगे, 10,000 में काम चला लेंगे 1 लाख से, तो उसे बोलते हैं एंजल्स लॉ, कि जो डिमांड थी फूड की परसेंटेज बेस वो फॉल हो गई, वो गिर गई अकॉर्डिंग टू द रेज इन इनकम, जिसमें जो वृद्धि हुई है आपकी आय में। हो सकता है इस बार जीडीपी से क्वेश्चन आए। ये एक नेशनल इनकम अकाउंट एक चैप्टर है, उसका एक पार्ट है ये। तो आप इसमें याद रखिए, जो सी जो है हाउस होल्ड है, आई जो है कंपनी है, एंड जी है गवर्नमेंट। जो जितना कंजप्शन पूरे इंडिया में किया जाता है, गुड्स का जितना भी हम यूज करते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसे हम जीडीपी बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें हम बाहर भी भेज देते हैं उसमें से, और कुछ हम बाहर की चीज़ें इंडिया में यूज कर रहे होते हैं, तो उनको माइनस कर देंगे आप। जो एक्सपोर्ट किया है उसको और इंपोर्ट को माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा ये जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके। बेस ईयर अभी तक हम यूज कर रहे थे 2004 2005, इसको चेंज कर दिया गया 2011 टू 2012। ये आपके इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। ये जीडीपी का बेस ईयर है, और बेस ईयर का ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो बेस ईयर होता है वो हाईएस्ट ग्रोथ होती है किसी भी पीरियड की, सो उसको हम बेस ईयर के लिए लेके चलते हैं। सो इट इज 100%। जीडीपी डिफ्लेटर हो सकता है आपसे पूछा जाए। ये वो जीडीपी होता है जो कि नॉमिनल जीडीपी, मतलब नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें इन्फ्लेशन वैल्यू को घटाया नहीं जाता है, जो इन्फ्लेशन के साथ होती है, महंगाई के साथ होती है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट 10 रुपए का था और वो 12 रुपए का हो जाता है, तो वो 12 का काउंट होगा उस जीडीपी में, तो उसे नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। तो ऐसी जीडीपी को जीडीपी अब महंगाई के कारण उसका रेज हुआ है,
अमाउंट में, तो जो एक्चुअल अमाउंट थी वो कुछ और थी, उसे हम रियल जीडीपी बोलेंगे। तो रियल जीडीपी विदाउट इन्फ्लेशन, महंगाई के बगैर होती है, और नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन के साथ होती है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। जब हम रियल जीडीपी निकाल रहे होते हैं तो नॉमिनल जीडीपी से हम डिफ्लेटर को माइनस कर देते हैं, तो हमें रियल जीडीपी मिल जाती है। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है एनडीपी, जो कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है। आप नेट का ये की ध्यान रखिए, जब भी आप नेट निकाल रहे होते हैं किसी भी ग्रॉस प्रोडक्ट से, तो आप कुछ ना कुछ माइनस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वो खर्च होता है जो कि उसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है। सो जीडीपी में अगर आप डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो आपको एनडीपी मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेम आप इसे फॉलो कर सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट के लिए। एनएनपी जो होता है वो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से आप डेप्रिसिएशन कर देंगे तो वापस से आपको एनएनपी मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन के काफी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, इसमें वो कुछ बास्केट होता है कमोडिटीज का, जिसमें हम काउंट करते हैं कि कितनी महंगाई हुई है, कि मतलब कुछ प्रोडक्ट हम लेंगे 10-20 या फिर 100-150 के अराउंड, तो उसको लेने के बाद जो महंगाई हम काउंट करते हैं कि इस चीज में इतना महंगा हुआ है,